रिव्यू FIUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए माइनर जो आपका ज्योग्राफी है दोस्तों उसका VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारा VVI क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये जरूर हर हाल में कर ही लेना। तो चलिए आंसर समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है हमारा दोस्तों कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा? पहला हो गया जियो यानी कि आपका हो गया पृथ्वी, और ग्राफीन यानी कि वर्णन करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफीन मतलब वर्णन करना, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल जो है वो केवल जमीन, पहाड़ों या फिर नदियों के नाम याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह जो है पूरे पृथ्वी को मानव के घर के रूप में देखने का काम करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की विभिन्न हिस्सों में बदलाव क्यों और कैसे होते हैं। तो यही ज्योग्राफी है, यानी कि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। और भूगोल में सिर्फ जो है हम लोग जमीन, पहाड़, नदी का नाम नहीं याद रखते हैं, बल्कि जो भी यहाँ है पृथ्वी पर, ठीक है, मानव के घर के रूप में, उन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर जो है अलग अलग हिस्सों में बदलाव क्यों और कैसे होते हैं। चलिए आगे देखेंगे कुछ परिभाषा जो कि प्रसिद्ध भूगोल वेरता हॉटसन के अनुसार दिया गया है। यानी कि भूगोल का उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के क्षेत्रीय भिन्नता का शुद्ध, व्यवस्थित और तार्किक वर्णन तथा व्याख्या करना ही जो है यही हमारा भूगोल कहलाता, ठीक है। तो ये जो है प्रसिद्ध जियोग्राफर ने बोले थे। चलिए आगे देखेंगे कि भूगोल की प्रकृति के बारे में दोस्तों। तो भूगोल की प्रकृति बहुत ही गतिशील और वैज्ञानिक है। इसकी प्रकृति निम्नलिखित है। चलिए पहला हो गया हमारा वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। आधुनिक भूगोल केवल यह नहीं बताता कि कोई चीज़ कहाँ है, बल्कि यह भी बताता है कि वह जो है वहाँ क्यों और कैसे, ठीक है। यानी कि जो हमारा आधुनिक भूगोल है दोस्तों वो कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी मतलब धरती पर अवेलेबल कोई भी चीज़ के बारे में आखिर ये नहीं बोलता कि ये कहाँ है, बल्कि ये भी बताता है कि अगर वो वहाँ है तो क्यों है, ठीक है। और उदाहरण के लिए देखिए लिखा गया है कि यदि भारत में वर्षा होती है तो भूगोल इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण वगैरह की व्याख्या भी करने का काम करता है। तो ये पहला प्रकृति हो गया। दूसरा है दोस्तों हमारा कि अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति। भूगोल एक पुल की तरह काम करता है, ठीक है, यानी ब्रिज की तरह। जो प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी, मौसम विज्ञान और वनस्पति विज्ञान वगैरह, और साथ ही साथ आपका जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी वगैरह, इन सभी को भी जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। और कैसे जोड़ने का काम करता है इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन अलग से डिटेल में, इसलिए आपको यहाँ डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सीधे समझिए सभी सब्जेक्ट को जो है एक ही साथ जोड़ने का काम करता है। चलिए फिर हमारा अगला है दोस्तों कि मानव और पर्यावरण का अंत संबंध। भूगोल की प्रकृति का मुख्य केंद्र जो है वो मानव और उसके जो है पर्यावरण के बीच का जो है रिश्ता, वही हमारा ज्योग्राफी का ये मुख्य केंद्र है। पर्यावरण जो है दोस्तों वो मनुष्य को प्रभावित करता है, जैसे ठंड में ऊनी कपड़ा पहनना, गर्मी में जो है मतलब नॉर्मल कपड़ा पहनना, यानी मनुष्य को प्रभावित करता है ना। और मनुष्य अपनी तकनीक से पर्यावरण को भी बदल सकता है, जैसे पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकता है और कई जगह पर खेतों को जो है फिर से जंगल, पेड़ वगैरह वृक्षारोपण करके फिर से जंगल का रूप दे सकता है। तो मनुष्य अपने अनुसार पर्यावरण को बदल भी सकता है। चलिए आगे जो हमारा प्रकृति है दोस्तों वो है कि क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन। दुनिया का हर स्थान एक जैसा नहीं होता, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ है। तो इन सभी भूगोल की प्रकृति, इन क्षेत्रीय अंतरों को खोजना और इनके कारणों को समझना, ये भी जो है इसकी प्रकृति का एक बहुत बड़ा भाग है। यानी ये जो है दुनिया के हर एक जगह को खोजने और उसकी प्रकृति वगैरह समझने में भी सहायक होती है, जो हमारा ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट है दोस्तों गतिशीलता। समय के साथ पृथ्वी का पर्यावरण और मनुष्य की तकनीक दोनों बदल रहे हैं, इसलिए भूगोल का जो पाठ्यक्रम है यानी कि भूगोल का जो पाठ्यक्रम और अध्ययन के तरीके हैं ये भी लगातार बदलते जा रहे हैं।
तो ये सभी जो है भूगोल की प्रमुख प्रकृति थी दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा भूगोल है उसका क्षेत्र के बारे में। तो देखिए लिखा है कि भूगोल का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत आकाश से लेकर पाताल तक और प्रकृति से लेकर मानव तक की सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंदर। अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोल के क्षेत्र को 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। चलिए दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला जो शाखा है हमारा दोस्तों वो है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि प्रकृति का अध्ययन करता है। तो यह वह शाखा है दोस्तों जो पूरी तरीका से पृथ्वी के प्रकृति और भौतिक तत्वों से जुड़ी हुई है और इसे जो है 4 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 उप क्षेत्रों में चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 उप क्षेत्र हैं। पहला हो गया भू आकृति विज्ञान। इसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ऊंचे नीचे रूप जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी वगैरह और उनके बनने की प्रक्रिया वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारा भूकंप, ज्वालामुखी, नदी वगैरह, तो ये सभी का भी अध्ययन जो है हमारा भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। फिर दूसरा है दोस्तों वो है जलवायु विज्ञान। यहाँ से आपको देखिए नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि इसमें जलवायु का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत वायुमंडल की दशाओं, तापमान, वर्षा, हवा के दबाव, चक्रवात और मौसम तथा जलवायु के प्रकारों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है हमारे जलवायु विज्ञान में, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखेंगे दोस्तों। तीसरा हमारा समुद्र विज्ञान। इसमें पृथ्वी की विशाल जलमंडल, महासागरों की गहराई, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा और समुद्री जीवों और खनिजों वगैरह का अध्ययन जो है हमारा समुद्र विज्ञान में किया जाता है। चलिए आगे जो हमारा चौथा है दोस्तों वो है जैव भूगोल। तो जैव भूगोल यानी कि ये हमारे जीवन की मिट्टी, पौधे, जंगलों और जीव जंतु के वैश्विक वितरण और उसके पर्यावरण पर प्रभाव जो पड़ता है उन सभी का अध्ययन करने का काम करता है। तो ये हमारा भू आकृति विज्ञान में दोस्तों टोटल 4 है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा हमारा वो है दोस्तों कि मानव भूगोल के बारे में। तो मनुष्य का अध्ययन, मानव भूगोल यानी कि इसमें हम लोग जो है ह्यूमन यानी मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह शाखा इस बात का अध्ययन करती है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर रहकर अपनी बस्तियां, समाज और संस्कृति कैसे विकसित की। इसके प्रमुख उपक्षेत्र हैं, कितने हैं चलिए देखते हैं जो भी है, ठीक है। यानी इसमें क्या पढ़ना है हमें कि मनुष्य का अध्ययन करना, मनुष्य कैसे पृथ्वी पर रहकर अपना बस्ती बसाया, समाज, संस्कृति वगैरह को विकसित किया। तो इसमें पहला हमारा कि जनसंख्या भूगोल। इसमें दुनिया भर की जनसंख्या वगैरह का वितरण यानी कि कहाँ कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने यानी कि प्रवास वगैरह का अध्ययन जो है हमारा इसी में शामिल है, ठीक है, यानी जनसंख्या भूगोल में शामिल है। चलिए दूसरा हमारा दोस्तों वो है आर्थिक भूगोल। मनुष्य जीवित रहने के लिए जो आर्थिक काम करता है यानी जो अपना कमाता है, समझ लीजिए आर्थिक काम करता है, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, उद्योग, व्यापार और परिवहन वगैरह, तो इन सभी का अध्ययन जो है हमारा वो आर्थिक भूगोल में आता है। किस में आता है? आर्थिक भूगोल। चलिए तीसरा है दोस्तों हमारा अधिवास भूगोल। इसमें ग्रामीण यानी कि गांव वगैरह और शहर वगैरह की बस्तियों के विकास, उनके प्रकार और उनकी समस्या वगैरह का अध्ययन जो है हमारा अधिवास भूगोल में किया जाता है। चलिए आगे हमारा जो चौथा है दोस्तों वो है कि सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल। इसमें क्या है देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक यानी इसमें जो है इसके अंतर्गत मानव समाज में रहन सहन, भाषा, धर्म, जाति और उसके यानी उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन जो है पृथ्वी के संदर्भ में किया जाता है, वही हमारा कहलाता है सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल। और हमारा जो पांचवा है दोस्तों वो है राजनीतिक भूगोल, यानी इसके अंतर्गत देश की सीमाओं, राजनीतिक क्षेत्रों, संसाधन पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा हो गया राजनीतिक भूगोल। यानी दोस्तों ले दे के बोला जाए तो आप ये क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भूगोल जो है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और भूगोल के बारे में ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में लगभग हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये हर हाल में कर लेना और थोड़ा सा आपको निष्कर्ष भी लिख देना। निष्कर्ष लिखने से क्या होता है, आंसर जो आप लिख रहे हैं उसके बाद जो आपको मार्क्स वगैरह जो है अच्छे देते, ठीक है, एग्जामिनर चेक करके। तो देखिए हमने लिखा है
संक्षेप में कहें तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी और उस पर रहने वाले मनुष्य के अटूट रिश्ते को समझता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक और लगातार बदलने वाली है, जबकि इसका क्षेत्र जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा है। आज के समय में पर्यावरण संकट, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं को समझने और उसे सुलझाने के लिए भूगोल का अध्ययन सबसे ज़रूरी माना गया है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, उन सभी समस्याओं को समझने और उसे सुलझाने के लिए भूगोल का अध्ययन, ज्योग्राफी का अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों कि विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का वर्णन कीजिए। यानी कि जितने भी विज्ञान वगैरह हैं, उन सभी का विज्ञान के वर्गीकरण में जब वर्गीकरण हो रहा था, क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो उस समय भूगोल के स्थान यानी भूगोल की स्थिति, भूगोल का स्थान क्या था, उसका हमें वर्णन करना है। तो चलिए समझते हैं। आंसर देखिए, लिखा है दोस्तों कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समझने के लिए विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। यानी जो भी यानी ज्ञान की कोई भी शाखा हो, उन सभी को समझने के लिए विज्ञान को 2 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान, यानी जिसमें हमारा आ जाता है भौतिकी, आ जाता है रसायन, आ जाता है यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों आ जाता है। ठीक है, इसमें फिर हमारा हो गया दोस्तों सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है और सोशियोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है। यानी यहाँ प्राकृतिक विज्ञान हो गया, नेचुरल साइंस, फिर हमारा हो गया सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो ये 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो देखिए आगे लिखा है कि भूगोल इन दोनों के बीच एक सेतु या फिर कड़ी का काम करता है, यानी कि ब्रिज के जैसा काम करता है। ठीक है, जोड़े रखने का काम। भूगोल को किसी एक संकीर्ण डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है क्या करता है, तो पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का भी अध्ययन करता है और साथ ही साथ उसमें रहने वाले मानव समाज का भी अध्ययन करता है। इसलिए ये जो है दोनों यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के बीच जो है एक सेतु का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे और भी अच्छे से समझेंगे दोस्तों। देखिए लिखा है कि प्रसिद्ध विचारकों के अनुसार भूगोल का स्थान क्या है। तो विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल के महत्व को स्पष्ट करने के लिए 2 प्रमुख विद्वानों के विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला है इम्मानुएल कांट का वर्गीकरण। ठीक है, यानी ये जो है बहुत ही मतलब समझ लीजिए जियोग्राफर थे जिनका वर्गीकरण दिया गया है, इम्मानुएल कांट का वर्गीकरण। चलिए आगे समझेंगे इसके बारे में। लिखा है कि महान दार्शनिक कांट ने विज्ञानों को तार्किक यानी लॉजिकल और भौतिक फिजिकल आधार पर बांटा। ठीक है, उन्होंने बताया कि जहां इतिहास समय के आधार पर घटनाओं का अध्ययन करता है, वहीं जो हमारा भूगोल है दोस्तों, वो स्थान के आधार पर चीज़ों का अध्ययन करने का काम करता है। इसलिए कांट के अनुसार भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है। क्या है? स्थानिक विज्ञान। ठीक है, तो ये इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया था, इम्मानुएल कांट के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे कि इम्मानुएल कांट का त्रिवम वर्गीकरण यानी त्रिवम यानी 3। ठीक है, त्रिवम वर्गीकरण उनके अनुसार ज्ञान के 3 आयाम हैं। कौन कौन से आयाम? पहला हो गया तथ्यात्मक विज्ञान। ठीक है, जो वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करने का काम करता है, जैसे कि रसायन शास्त्र हमारा जो है वो जो है कोई भी वस्तु के गुणों का अध्ययन करने का काम करता है। फिर हो गया दूसरा दोस्तों, वो हमारा ऐतिहासिक विज्ञान, जो समय के साथ हुए बदलावों को देखकर जो लिखा जाता है वही हमारा हो गया ऐतिहासिक विज्ञान, जिसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इतिहास में ही ना समय के साथ बीता हुआ हिस्ट्री को लिखा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा दोस्तों भौगोलिक विज्ञान, जो स्थान और क्षेत्र के संदर्भ में चीज़ों के वितरण को देखने का काम करता है, जैसे कि भूगोल। तो ये 3 आयाम में जो है बांटा गया था इम्मानुएल कांट का त्रिवम वर्गीकरण में। चलिए अब हम देखेंगे आगे कि विद्वानों के वर्गीकरण में भूगोल की क्या स्थिति थी। यानी जो भी विद्वान वगैरह जो है विज्ञान का वर्गीकरण किए थे, तो उस समय जो है भूगोल की स्थिति क्या थी या फिर क्या है, तो ये हमें समझना है, देखना है। चलिए आंसर है हमारा कि भूगोल के स्थान का निम्नलिखित 3 मुख्य रूप है। ठीक है, भूगोल का स्थान का 3 रूप है। कौन कौन सा? पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भूगोल, यानी जो नेचुरल साइंस के रूप में भूगोल। तो भूगोल की जड़ें प्राकृतिक विज्ञानों से बहुत ही गहरी से जुड़ी हुई है, यानी बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है।
पृथ्वी की भौतिक तत्व को समझने के लिए यह पूरी तरीका से शुद्ध विज्ञान पर ही निर्भर है। यानी कि पृथ्वी की जो भी तत्व वगैरह है उन सभी को समझने के लिए ये जो है वो प्राकृतिक विज्ञान पर ही जो है पूरी तरीका से निर्भर है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया हमारा कि खगोल विज्ञान से संबंध। पृथ्वी की गति हो गया, अक्षांश हो गया और देशांतर को समझने के लिए भूगोल गणित और खगोल विज्ञान में मदद लेता है। यानी गणित और खगोल विज्ञान की मदद लेता है, तभी वो जो है पृथ्वी की गति, अक्षांश और देशांतर वगैरह को समझ पाता है दोस्तों। फिर हो गया भूविज्ञान से संबंध। पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी वगैरह का अध्ययन के लिए भूगोल पूरी तरीका से जो है वो भूविज्ञान पर ही निर्भर है। फिर हमारा अगला है वो है मौसम विज्ञान से संबंध, जिसमें हमारा जलवायु, तापमान, वर्षा और हवा के दबाव वगैरह का अध्ययन करने के लिए भूगोल जो है वो मौसम के विज्ञान के सिद्धांतों का पूरा तरीका से उपयोग करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हमारा है वो है वनस्पति और जीव विज्ञान से क्या संबंध है। तो पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं या फिर जीवों के वितरण वगैरह, इन सभी को समझने के लिए हमारा जैव विज्ञान जो आता है, ठीक है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सभी जो है विज्ञान को समझने के लिए प्राकृतिक रूप से भूगोल का स्थान है, स्थिति है। दूसरा हमारा सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल क्या है। तो सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाए तो मनुष्य पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। क्या है? सबसे बुद्धिमान प्राणी। इसलिए मानव की गतिविधियों के बिना भूगोल का अध्ययन अधूरा है। इस रूप में यह सामाजिक विज्ञानों का भी हिस्सा बनता है। कैसे बनता है चलिए समझेंगे। तो इतिहास से संबंध। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो इतिहास है और भूगोल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो किसी भी देश का इतिहास वहाँ की भूगोल, जैसे नदी, पहाड़, सीमा वगैरह को से प्रभावित होती है, उससे जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पता चलता है। चलिए अगला हमारा अर्थशास्त्र से भी संबंध है इसका, यानी इकोनॉमिक्स से भी संबंध है। कैसे? तो देखिए संसाधन, कृषि, उद्योग और व्यापार वगैरह कहाँ और कैसे विकसित होंगे, इसका आधार भी जो है वो भौगोलिक परिस्थितियां ही तय करती है। इसलिए ये भी दोनों के बीच संबंध है। फिर हमारा हो गया समाजशास्त्र और मानव विज्ञान से संबंध। तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, रहन सहन और सामाजिक संरचना का अध्ययन जो है वो भी भूगोल के बिना अधूरा है। तो ये सभी समझ लीजिए हमारा सामाजिक विज्ञान के साथ भी इसका संबंध रहता है भूगोल का। चलिए फिर हमारा तीसरा है दोस्तों, वो क्या है? तो तीसरा है कि एक अंत विषयी और विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में। तो देखिए प्रसिद्ध भूगोलवेता यानी कि ज्योग्राफर हॉटसन और हैगेट के अनुसार भूगोल का मुख्य काम केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग विद्वानों से मिलने वाली जानकारियों का विश्लेषण या फिर संश्लेषण यानी मिश्रण भी करना है। तो ये इसका काम होता है भूगोल का। देखिए लिखा है कि यह एक ऐसा मंच है दोस्तों जहां भौतिक नियम और मानवीय मूल्य एक साथ आकर मिलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि जब हम किसी नदी घाटी परियोजना यानी बांध वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए अध्ययन करते हैं, तो हम उसके इंजीनियरिंग यानी भौतिक पक्ष वगैरह यानी विज्ञान वगैरह को भी देखते हैं और उससे विस्थापित होने वाले लोग यानी सामाजिक विज्ञान वगैरह को भी देखते हैं। तो ये समझिए जितने भी सब्जेक्ट हैं विज्ञान की दृष्टि से ये सभी जो है भूगोल से जुड़े हुए हैं, संबंध है। चलिए आगे निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष लिखा है कि भूगोल विज्ञान के किसी एक डिब्बे में बंद होने वाला विषय नहीं है। यानी ये जो भूगोल विज्ञान है कोई एक लिमिट वाला या फिर डिब्बे में बंद होने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह सभी विज्ञान को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत पुल के जैसा, ब्रिज के जैसा, कड़ी के जैसा काम करता है दोस्तों। यह प्राकृतिक विज्ञान की तार्किकता और सामाजिक विज्ञान की मानवीय समझ का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। यह पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह जोड़कर देखता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में भूगोल का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और ठीक केंद्र में है। तो ये हमारा देखिए सभी विज्ञान के साथ भूगोल की क्या संबंध वगैरह, ये सभी चीज़ अगर पूछा जाए तब आपको ये लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी दिया गया है।
कई बार देखिए ये जो हमने दोनों को एक साथ ले लिया, यानी कि यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के योगदान का वर्णन कीजिए। हो सकता है कई बार आपको अलग अलग करके पूछ ले, हो सकता है सिर्फ यूनानी का पूछ ले या फिर सिर्फ रोमन का पूछ ले, तब भी आपको जो है अच्छे से लिखना है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए आंसर लिखा है कि भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो किसके ऊपर जाता है, तो वो जाता है दोस्तों यूनानी और रोमन विद्वानों को जाता है। उन्होंने ही जो है जो हमारा भूगोल है उसको एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित करने का काम किया था। प्राचीन काल में जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से को भूगोल का ककहारा भी नहीं पता था, तब इन विचारकों ने पृथ्वी के आकार के बारे में, नक्शे के बारे में, मौसम के बारे में, समुद्र और इंसानी बस्तियों पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी। चलिए और भी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि इतिहास में इस दौर को, यानी विशेषकर जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक था, उसको भूगोल का शास्त्रीय काल कहा जाता है। यानी इस काल को क्या कहा जाता है, तो भूगोल का शास्त्रीय काल। यूनानी विद्वानों ने जहाँ बैठकर सिद्धांत और नियम बनाए, वहीं रोमन विद्वानों ने अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नक्शे और व्यवहारिक ज्ञान वगैरह का इस्तेमाल किया। यानी दोनों का बहुत बड़ा योगदान था भूगोल को समझने के लिए, भूगोल को मानव बस्तियों को समझने के लिए, ठीक है, पृथ्वी के आकार, नक्शे, मौसम वगैरह को समझने के लिए। चलिए आगे देखेंगे एक एक करके दोनों के बारे में। पहले देखते हैं हम लोग यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, यानी यूनानी ज्योग्राफर जो है उनका योगदान क्या था भूगोल पर। उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा रोमन है उनके बारे में, ठीक है। देखिए लिखा है दोस्तों कि यूनानी विचारकों को भूगोल की नींव रखने वाला माना जाता है। क्या माना जाता है, यानी भूगोल की नींव रखने वाला। भूगोल शब्द भी सबसे पहले यूनानियों ने ही दिया था, यानी भूगोल जो शब्द है हमारा वो भी सबसे पहले यूनानियों ने ही दिया था। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख यूनानी ज्योग्राफर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहले हो गए हमारे होमर। ये यूनान के एक ऐसे महान महाकवि थे जिन्होंने अपनी 2 प्रसिद्ध कविता यानी इलियाड और ओडिसी में 4 दिशाओं से चलने वाली हवाओं का नामकरण किया। पहला किया था बोरियास यानी उत्तर से ठंडी हवा के बारे में, फिर किया है नोटस यानी कि दक्षिण की गर्म हवा के बारे में, फिर है जेफायरस यानी पश्चिम से तूफानी हवा के बारे में, और यूरस यानी कि पूर्व की मंद हवा के बारे में। यानी चारों दिशा से जो हवा चलती है उस हवा की दिशा के बारे में जो है वो नामकरण करने का काम किया था, ये अपने कविता के माध्यम से। चलिए आगे दोस्तों लिखा है कि उन्होंने पृथ्वी को गोल और चारों तरफ से समुद्र नदी से घिरा हुआ बताया था। क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है और चारों तरफ से जो है वो समुद्र नदी से घिरा हुआ है। फिर दूसरे जो हमारे यूनानी थे उनमें से ये है थेल्स, ठीक है, थेल्स। इन्हें गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, गणितीय भूगोल का जनक। ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई एक लकड़ी की तस्करी की तरह माना है। यानी इन्होंने माना है कि जो पृथ्वी है वो एक पानी में तैरता हुआ लकड़ी के समान है, ठीक है। पहली बार ज्यामिति के नियम का उपयोग भूगोल में ही किया गया था, जो कि थेल्स के द्वारा किया गया था। तो ये दूसरे यूनानी ज्योग्राफर हैं। चलिए आगे हमारा एनेक्सीमैंडर। थेल्स के शिष्य एनेक्सीमैंडर ने दुनिया का पहला नक्शा बनाया था, इसलिए इन्हें जो है मानचित्र कला का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानचित्र कला का जनक। इन्होंने जो है नोमैन नाम की एक धूप घड़ी जैसे यंत्र का भी आविष्कार किया, जो कि सूरज की परछाई से समय और दिशा बताने का काम करता था। किन्होंने किया था, एनेक्सीमैंडर ने, ठीक है। चलिए आगे जो है हमारे वो हैं हिकेटियस, ठीक है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, देखिए हिकेटियस जो है इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने जो है जस पेरियोडस नाम की दुनिया की पहली व्यवस्थित भौगोलिक किताब लिखी थी। यानी इन्होंने जो है एक व्यवस्थित तरीके से पहली किताब जो है लिखी थी, जस पीरियोडिस, जो कि दुनिया की पहली भौगोलिक किताब लिखी गई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि पृथ्वी का वर्णन। यानी इस किताब का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने ही सबसे पहले भूमध्य सागर के आसपास के देशों का नक्शा बनाने का काम किया था हिकेटियस ने। चलिए आगे हमारे जो यूनानी ज्योग्राफर हैं उनका नाम है हेरोडोटस।
इन्हें जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो यानी इतिहास जो है, हिस्ट्री, उनका पिता कहा जाता है। लेकिन इनका जो है भूगोल में भी बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने कहा था कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, ये कहा था हेरोडोटस ने। इन्होंने ही मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा है और सबसे पहले कैस्पियन सागर को एक बंद सागर बताने का काम जो है हेरोडोटस ने किया था। इन्हें जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन इनका योगदान जो है भूगोल में भी बहुत बड़ा रहा था। ठीक है, चलिए आगे हमारा है वो है अरस्तु। ये जो है महान दार्शनिक और सिकंदर के गुरु थे। इन्होंने अपनी किताब मैट्रियोलॉजिका में वैज्ञानिक ढंग से बताया है कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोल है। ये किसने बताया? अरस्तु ने अपने किताब के माध्यम से। इन्होंने जो है तापमान के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा। ठीक है, 3 कटिबंधों, यानी पहला हो गया टॉरिड, दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरा हो गया फ्रिक्ट जोन। ठीक है, इसमें बांटा है, जो आज भी भूगोल में पढ़ाए जाते हैं। चलिए आगे जो है हमारे वो है इरेस्टोस्थेनिस। ठीक है, इसे जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इरेस्टोस्थेनिस ने किया था। इनके बिना, यानी इन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल अपनी गणितीय बुद्धि से मिस्र के 2 शहर, जो हमारा मिस्र के 2 शहर है याइनो सयानो और एलेक्जीडियो के बीच सूरज की किरणों का कोण मापकर पृथ्वी की परिधि का बिल्कुल सही गणना भी किया था। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रमुख जो है यूनानी ज्योग्राफर थे। चलिए आगे हमारे वो है हिप्पार्कस। इन्होंने जो है वो सर्कल को 360 डिग्री में बांटा है, यानी जो वृत्त है उसे 360 डिग्री में बांटा है, जिससे हम नक्शे पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींच पाते हैं। इन्होंने एस्ट्रोलेब नाम का यंत्र भी बनाया जो अक्षांश जानने में भी मदद करता है। तो ये हिप्पार्कस का जो है योगदान रहा था। चलिए आगे किनका है? तो आगे देखिए पैसियोडोनियस। ठीक है, पैसियोडोनियस, इन्होंने महासागरों की गहराई से अध्ययन किया, यानी महासागर की गहराई का अध्ययन किया और बताया कि समुद्र में जो है दोस्तों वो ज्वार भाटा आने का संबंध चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से है, ये बताया था पैसियोडोनियस ने। इन्होंने जो है द ओसोन नाम की किताब भी लिखी थी। तो ये सभी जो है हमारे यूनानी भूगोलवेताओं यानी कि ज्योग्राफर का योगदान था। आगे देखेंगे कि रोमन भूगोलवेताओं का योगदान के बारे में। तो जब यूनानियों की शक्ति कम हुई तब रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था, यानी रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। रोमन भूगोलवेताओं यानी ज्योग्राफरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बड़ी बड़ी थ्योरी बनाने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान जुटाना था, ताकि उनके राजा आसानी से युद्ध जीत सके, नए देशों पर कब्जा कर सके और टैक्स वगैरह वसूल सके। ये सभी इनका जो है उद्देश्य रहा करता था। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख रोमन विद्वानों के बारे में। तो पहले हो गए हमारे स्ट्रेबो। ये रोमन काल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ज्योग्राफर थे। इन्होंने 17 भागों में एक बहुत विशाल भौगोलिक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिका इनके द्वारा लिखा गया है, एक भौगोलिक ग्रंथ है। स्ट्रोबो ने भूगोल को एक विश्व कोश के रूप में पेश किया, यानी भूगोल जो है वो विश्व कोश के रूप में इन्होंने पेश किया था। उन्होंने पहाड़ों को, नदियों को, जलवायु और विभिन्न देश के लोगों के रहन सहन का ऐसा वर्णन किया है जो राजाओं और सेनापतियों को बहुत काम भी आया था, यानी राजाओं का के लिए और सेनापतियों के लिए भी काम आया था। वो युद्ध वगैरह जीतने के उद्देश्य से काम कर रहे थे। चलिए दूसरे हमारा ट्रोलेमी ने अल्मागेस्ट और जियोग्राफी गाइड नाम की कागजी पुस्तक लिखी थी, यानी ये 2 नामों के जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन्होंने मानचित्र कला को बहुत आगे बढ़ाया और दुनिया का एक नया वैज्ञानिक नक्शा बनाने का भी काम किया था। इस नक्शे में उन्होंने भारत, श्रीलंका का नाम तब क्या था? तो ट्रेप्रो बने
और हिंद महासागर को दिखाया था। यानी इन्होंने जो नक्शा बनाया था उसमें भारत को दिखाया, श्रीलंका को दिखाया और हिंद महासागर वगैरह को दिखाया। उन्होंने ही सबसे पहले नक्शे पर प्रक्षेप का इस्तेमाल करके अक्षांश देशांतर रेखाएं खींचने का काम की थी। तो ये हमारा है टोलोमी के योगदान के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हमारा है प्लिनी, ठीक है, प्लिनी के बारे में दोस्तों। तो ये प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री नाम का एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो 37वें भाग में थी, यानी 37 भागों में थी ये किताब बटी हुई। इस किताब में उन्होंने चट्टानों के बारे में, खनिजों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में और रोमन साम्राज्य के वैश्विक व्यापार का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया था कि रोम का सारा सोना भारत के मसले और कपड़े खरीदने में बह जा रहे हैं। तो ये प्लिनी के द्वारा जो योगदान दिया गया है वो है दोस्तों। चलिए आगे हमारे यहाँ वो है प्रोप्रोनियस मेला, ठीक है, प्रोप्रोनियस मेला। इन्होंने पृथ्वी का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट नक्शा बनाने का काम किया था और दुनिया को 2 मुख्य भागों में बांटा था। पहला बांटा था उत्तरी महाद्वीप और दूसरा बांटा था दक्षिणी महाद्वीप में। इन्होंने जलवायु के आधार पर दुनिया को 5 जोन में विभाजित करने का काम किया। तो ये सभी जो है दोस्तों यूनान ज्योग्राफर के जो भी योगदान थे वो हमने देखा। इसके यूनान और साथ ही साथ रोमन दोनों के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। आपके एग्जाम में सिर्फ एक पूछा जा सकता है या फिर दोनों को साथ पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स के लिए या फिर 15 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि प्राचीन काल में भूगोल को वैज्ञानिक बनाने का पूरा श्रेय जो है यूनानी और रोमन विद्वानों को जाता है। यूनानियों ने जहां भूगोल को गणित, नियम और ज्योग्राफी नाम दिए, वहीं रोमन जो है वो विद्वानों ने उसे नक्शे और व्यवहारिक रूप प्रदान करने का काम किया। आज हम आधुनिक भूगोल में जो भी पढ़ते हैं इसकी मजबूत नींव जो है इन्हीं दोनों सभ्यताओं या फिर विचारकों ने रखी थी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि भूगोल में अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट के योगदान का वर्णन कीजिए। ये आपकी सिलेबस में दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले, तो आपको ये करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए आंसर है कि जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता माना जाता है। उन्होंने भूगोल को पुरानी कहानियों से बाहर निकालकर एक वैज्ञानिक और सच्चे विषय बनाने का काम किया था। वे आराम कुर्सी पर बैठने वाले विद्वान नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जमीन पर सच वगैरह को समझा। उनके इसी महान योगदान के कारण 19वीं शताब्दी की शुरुआत को भूगोल के इतिहास में हैम्बोल्ट युग कहा गया। यानी कि जो जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट थे वो आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो जो है वो पुरानी कहानियों से बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक और सच्चा विषय बनाने का काम किया भूगोल को। और ये खुद बैठे नहीं रहते थे, बल्कि ये खुद हजारों किलोमीटर तक तय करके यात्रा करके सच को समझने का प्रयास करते थे। और यही सब महान योगदान के कारण 19वीं शताब्दी की शुरुआत को जो है वो भूगोल के इतिहास में हैम्बोल्ट युग कहा गया, ठीक है, इन्हीं के नाम पे। चलिए आगे देखेंगे कि हैम्बोल्ट के प्रसिद्ध यात्राओं के बारे में और उनके द्वारा जो खोज किए गए हैं उनके बारे में। तो हैम्बोल्ट ने अपने जीवन में लगभग 64,000 किलोमीटर से अधिक की लंबी यात्राएं की, जिसमें से ये प्रमुख हैं। कौन कौन से? पहला हो गया दक्षिण अमेरिका की यात्रा। इन्होंने 1799 से लेके 1804 तक दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों और एडिस पर्वतों की खतरनाक यात्रा की ताकि वहाँ रिसर्च किया जा सके। फिर है हमारा हैम्बोल्ट धारा की खोज। पेरू देश के समुद्र तट के पास उन्होंने एक ठंडी जलधारा की खोज की। आज इसे पेरू की धारा या फिर हैम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। तो ये दूसरा जो है। तीसरा हो गया दोस्तों वो है ऊंचाई और तापमान का संबंध। उन्होंने पहाड़ों पर चढ़कर पहली बार दुनिया को साबित करके दिखाया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम हो जाता है, ये भी दिखाने का काम किया था हैम्बोल्ट ने। फिर हमारा है कि ऊंचाई और वनस्पति। उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर ऊंचाई बदलने के साथ साथ पेड़ पौधे के प्रकार भी बदल जाते हैं। तो ये सभी जो है हैम्बोल्ट के प्रमुख खोज थे, प्रमुख यात्राएं थी। चलिए आगे देखेंगे कि हैम्बोल्ट के प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में।
तो हम्बोल्ट के द्वारा जो भी पुस्तक लिखे गए हैं उसमें पहला हो गया कॉस्मोस, ठीक है। तो ये पहला पुस्तक है कॉस्मोस दोस्तों। यह हम्बोल्ट की सबसे महान और विश्व प्रसिद्ध किताब है, जो टोटल 5 भागों में छापी गई थी, यानी 5 भागों में छपा गया था। इसमें उन्होंने पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का सुंदर वर्णन किया है कॉस्मोस किताब में। फिर हमारा दूसरा हो गया मध्य एशिया। यह किताब जो है दोस्तों उन्होंने रूस और साइबेरिया की यात्रा पूरी करने के बाद लिखी थी। इसमें एशिया के पहाड़ों और मौसम के बारे में बताया गया है। तो ये जो है हम्बोल्ट के प्रसिद्ध पुस्तक हैं। चलिए आगे देखेंगे कि भूगोल में इनका मुख्य योगदान क्या क्या रहा था। तो हम्बोल्ट ने भूगोल में कई नई चीज़ें शुरू की जो आज भी जो है पढ़ी जाती है। क्या क्या शुरू किया? पहला किया कि समताप रेखा की शुरुआत की। दुनिया के नक्शे पर सबसे पहले समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा खींचने का श्रेय जो है वो हम्बोल्ट को ही जाता है, यानी समताप रेखा का जो शुरुआत किया गया था वो हम्बोल्ट के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसका पूरा श्रेय जो है हम्बोल्ट को ही जाता है। फिर दूसरा हो गया महाद्वीपीय जलवायु। उन्होंने बताया कि जो जगह समुद्र से जितनी दूर जमीन के अंदर होगी वहाँ उतनी ही कड़के की ठंड और भीषण गर्मी पड़ेगी। तो ये बताया था हम्बोल्ट ने। फिर अगला हो गया तीसरा दोस्तों कि पादप भूगोल के जनक। इन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि किसी जगह के पेड़ पौधे वहाँ के मौसम पर, यानी वहाँ के मौसम या फिर जलवायु पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसे जो है जैव भूगोल का आधार माना जाता है। जैव भूगोल का आधार जो है भूगोल को माना जाता है। चलिए आगे हमारा है वो है कि मौसम विज्ञान में योगदान। हवाओं की गति, हवा का दबाव और बारिश के कारणों को समझने के लिए इन्होंने कई यंत्रों का भी प्रयोग किया। तो ये सभी जो है हम्बोल्ट के द्वारा प्रमुख योगदान किए गए हैं जो कि भूगोल पर था दोस्तों। चलिए आगे हमारा कि हम्बोल्ट के मुख्य सिद्धांत के बारे में देखेंगे, मूल सिद्धांत या फिर मुख्य सिद्धांत। तो हम्बोल्ट ने भूगोल को पढ़ने के लिए कुछ खास नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए हैं चलिए देखेंगे। पहला हो गया हमारा कि प्रकृति की एकता का सिद्धांत। इनका मानना था कि पृथ्वी पूरी एक परिवार की तरह है। प्रकृति की हर चीज़, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, मौसम हो, इंसान हो या फिर पौधे हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। यदि एक को नुकसान होगा तो सब प्रभावित होंगे, ऐसा मानना था हम्बोल्ट का, और ये सच भी है दोस्तों। तो ये पहला सिद्धांत हो गया कि प्रकृति की एकता का सिद्धांत। फिर दूसरा है कि मानव और पर्यावरण का संबंध। इन्होंने हमेशा इसी बात पर जोर दिया कि पृथ्वी के बदले पर्यावरण का इंसान के रहन सहन और संस्कृति पर सीधा असर पड़ता है। यानी इनका कहना था कि मानव और पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है। अगर पृथ्वी बदलती है तो पर्यावरण का जो इंसान है उसका भी रहन सहन और संस्कृति पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए ये जो है दोनों के बीच बहुत बड़ा संबंध है। तो ये सभी सिद्धांत दिए गए थे हम्बोल्ट के द्वारा। निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष लिखा है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के सबसे महान स्तंभ थे। उन्होंने भूगोल को केवल नक्शे और कहानियों का विषय ना रखकर उसमें एक लॉजिकल यानी कि तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक विषय बनाने का काम किया था। प्रकृति की एकता का उनका विचार जो है आज के समय में भी पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे जरूरी नियम बन चुका है। तो ये सभी जो है इनका योगदान रहा था भूगोल में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां की ओर देखेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको VVI आप समझ लीजिए। पूछ रहा है कि भूगोल में रोजगार एवं कैरियर की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है BBU में, तब इसलिए आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो देखिए आंसर लिखा है कि पुराने समय में लोगों को लगता था कि भूगोल जो है यानी ज्योग्राफी है वो सिर्फ नक्शा देखने के लिए या फिर नदी पहाड़ों के नाम याद रखना, यही हमारा ज्योग्राफी है, ऐसा पहले लगता था लोगों को। इसलिए इसमें कैरियर की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आज के आधुनिक और तकनीकी युग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भूगोल केवल एक आर्ट्स का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह जो है एक हाईटेक और व्यवहारिक विज्ञान भी बन चुका है। यानी ये जो है पहले जैसा लोग सोचते थे कि भूगोल मतलब सिर्फ हो गया नक्शा देखना, पहाड़ नदी वगैरह का नाम याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक और तकनीक युग में ये बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है। ये सिर्फ एक आर्ट्स का विषय नहीं है, बल्कि ये जो है हाईटेक और व्यवहारिक विज्ञान बन चुका है। पर्यावरण संकट हो गया,
बढ़ती जनसंख्या हो गया और डिजिटल मैपिंग वगैरह जैसे गूगल मैप्स वगैरह के कारण आज जो है ये सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में भूगोल के छात्रों के लिए नौकरियां के अवसर भी बहुत भरमार देते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे एक एक करके, यानी किस किस क्षेत्र में जो है इसका कैरियर है। तो पहला हो गया हमारा तकनीकी क्षेत्र में कैरियर। तो आजकल भूगोल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जिससे सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां मिल रही है। ठीक है, इसमें से पहला हमारा जीआईएस एक्सपर्ट यानी जीआईएस स्पेशलिस्ट। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो नक्शे और डेटा को जोड़ने का काम करती है। आज हर बड़ी कंपनी और सरकार को अपनी प्लानिंग के लिए जीआईएस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया पहला रोजगार के जो है तकनीकी क्षेत्र में कैरियर। दूसरा हो गया रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट यानी जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट। इसमें सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों की जांच की जाती है। भारत की स्पेस एजेंसी जो कि हमारा इसरो हो गया, इसमें भी इसके जरिए नौकरियां मिलती है। फिर हमारा तीसरा है दोस्तों वो है मानचित्रकार। ठीक है, मानचित्रकार आधुनिक और डिजिटल नक्शे जैसे कि गूगल मैप, ओला उबर के मैप्स वगैरह बनाने वाली एक्सपर्ट की आज प्राइवेट कंपनियों में बहुत बड़ी डिमांड है। तो इससे भी जो है आपको रोजगार के एक अवसर बनते हैं। फिर हमारा हो गया जीपीएस और सर्वेक्षण। नई सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गया या फिर बिल्डिंग वगैरह बनाने से पहले जमीन का सर्वे करने के लिए भूगोल के छात्रों पर ही काम रखा जाता है, यानी उन्हें ही ये काम दिया जाता है ताकि वहाँ का सर्वे किया जा सके। तो ये सब जो है तकनीकी क्षेत्र में कैरियर के अवसर हैं। फिर हमारा हो गया कि सरकारी क्षेत्र में कैरियर के कौन कौन से अवसर हैं। तो सरकारी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत सरकार के कई विभागों में भूगोल के छात्रों को सीधे प्राथमिकता मिलती है, यानी कि भारत सरकार के बहुत सारे विभाग में जो ज्योग्राफी के छात्र हैं उसको सीधे जो है प्रायोरिटी मिलता है, प्राथमिकता मिलती है। पहला देखिए ये हो गया दोस्तों सिविल सर्विसेज, जिसमें यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, यूपीपीसी या फिर जेपीएससी जो भी है। तो इसमें आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या फिर राज्य स्तर के बड़े अधिकारी बनने के लिए भूगोल को सबसे बेहतरीन विषय माना जाता है। जनरल नॉलेज यानी जीएस पेपर में भूगोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिससे जो है आप जो है ये सब एग्जाम में आपको मदद मिलती है। फिर दूसरा हो गया मौसम विभाग में मौसम की भविष्यवाणी करने, चक्रवात, बाढ़ या सूखे की चेतावनी देने वाले सरकारी विभागों में भूगोल के छात्रों का कैरियर बन सकते हैं। तो ये सरकारी क्षेत्रों में जो है मौसम विभाग में भी आपका कैरियर बन सकता है। फिर हो गया कि पर्यावरण और वन विभाग जंगलों को बचाने, प्रदूषण को कंट्रोल करने और वन्य जीवों की गिनती करने वाले विभागों में ऑफिसर के पद भी मिलते हैं, जो कि ज्योग्राफी के छात्रों के लिए हैं। फिर हो गया आगे दोस्तों कि योजना आयोग और नगर नियोजन, नए शहरों को कैसे बसाया जाए, सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाए, इसके लिए सरकार जो है टाउन प्लानर होता है। ठीक है, टाउन प्लानर के रूप में भूगोल के एक्सपर्ट को नौकरियां देने का काम करती है। तो ये सभी जो है वो सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी के अवसर हैं, यानी रोजगार के अवसर हैं। चलिए आगे हमारा कि शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में, तो यदि आपको दोस्तों पढ़ने या फिर पढ़ाने का शौक है तो यह क्षेत्र आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि स्कूल शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में बीएड करने के बाद आप सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल में भूगोल के टीजीटी या फिर पीजीटी टीचर बन सकते हैं। फिर दूसरा हो गया कॉलेज प्रोफेसर के रूप में लेक्चरर। तो भूगोल में एमए करने के बाद एनईटी का परीक्षा पास करके आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें सैलरी और सम्मान दोनों बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये भी अवसर है भूगोल के छात्रों के लिए। फिर अगला हो गया दोस्तों वो है रिसर्च स्कॉलर, यानी कि साइंटिस्ट समझ लीजिए या रिसर्चर समझ लीजिए। तो पीएचडी करके आप पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन या फिर जनसंख्या जैसे बड़े मुद्दे पर रिसर्च वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो ये सभी जो है शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में भी जो है रोजगार के अवसर मिलते हैं, जो कि भूगोल के छात्रों के लिए हैं। चलिए आगे हमारा कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो आज दुनिया जो है पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है, इसलिए इन क्षेत्रों में नए रास्ते खुले हैं। पहला हो गया कि आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजर के रूप में, प्रबंधक के रूप में। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या फिर लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं के समय लोगों को कैसे बचाया जाए
और नुकसान कैसे कम किया जाए, इनकी प्लानिंग वगैरह करने के लिए भूगोल के छात्रों को ही नौकरी दी जाती है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों एनजीओ, जो कि एनजीओ का फुल फॉर्म हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। पर्यावरण बचाने, पेड़ लगाने और पानी के संकट वगैरह को दूर करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनजीओ में अच्छी नौकरियां भी मिलती है, जो कि भूगोल के छात्रों को ही मिलती है। फिर आगे हमारा हो गया कि टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर में, तो टूर गाइड और ट्रेवल प्लानर के रूप में भी आपको नौकरी मिल सकती है। भूगोल के छात्रों को दुनिया की जगहों, मौसम और रास्ते की सबसे अच्छी समझ होती है, इसलिए वे टूरिज्म कंपनी में ट्रेवल मैनेजर या फिर गाइड के रूप में एक रोमांचक कैरियर वगैरह भी चुन सकते हैं। तो ये सभी जो है भूगोल के क्षेत्र में कैरियर वगैरह हैं जो कि भूगोल के छात्रों के लिए। देखिए निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखा है दोस्तों कि आज भूगोल जो है कैरियर के लिहाज से एक बहुत ही मजबूत और चमकता हुआ विषय है। यह केवल किताबों तक लिमिट नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध जो है वो आज की बड़ी बड़ी तकनीकों और सरकारी योजनाओं से है। यदि कोई छात्र भूगोल को सही और तकनीक ढंग से यानी जीआईएस एक्सपर्ट वगैरह या फिर रिमोट सेंसिंग वगैरह से पढ़ता है, तो उसके लिए नौकरी और ऊंचे कैरियर की संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जो एग्जाम में है आने के चांसेस 99.9% रहता है, इसलिए आपको ये हर हाल में कर लेना है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये आपको 5 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जाता है, कई बार 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये है रेटजेल और ब्लास के योगदानों पर प्रकाश डालिए। सीधा समझिए कि भूगोल में इनका योगदान क्या था, ठीक है। तो देखिए आंसर है कि भूगोल को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप देने में जर्मनी और फ्रांस के जो भूगोलवेताओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है, यानी इन लोगों का जर्मनी और फ्रांस के जो जियोग्राफर्स वगैरह हैं उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भूगोल में 2 महान विचारकों का जन्म हुआ, जो कि जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेल और फ्रांस के विदाल दी ला ब्लास, ये दोनों का जो है जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जो कि भूगोल के 2 महान विचारक थे। चलिए आगे देखते समझते हैं कि इन दोनों विद्वानों ने भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो कि मानव भूगोल की नींव रखने का काम किया था, ये दोनों ने। जहां रेटजेल का मानना था कि इंसान पूरी तरीक़ा से प्रकृति का गुलाम है, वहीं जो ब्लास थे उनका मानना था कि इंसान अपनी बुद्धि से प्रकृति को भी बदल सकता है, ऐसा मानना था। यानी दोनों का अलग अलग मानना था। एक का मानना था कि ये प्रकृति का गुलाम है, दूसरा का मानना था कि इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि के माध्यम से प्रकृति को भी बदल सकता है। इन दोनों के विचारों ने भूगोल में एक नई बहस को जन्म दिया, जिसे आज हम जो है नियतिवाद बनाम संभववाद के नाम से जानते हैं। यानी नियतिवाद ये था रेटजेल का और संभववाद ये था हमारा ब्लास का, ठीक है। तो ये दोनों के नाम से जानते हैं। चलिए दोनों के बारे में, दोनों के योगदान के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक रेटजेल के योगदान। तो रेटजेल जो कि 1844 से लेकर 1904 तक माना जाता है, जर्मनी के एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे। इन्हें जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी मानव भूगोल के पिता जो है रेटजेल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देखिए इसमें पहला हो गया कि रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तकें। पहला पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो इनके पहला पुस्तक है। यह रेटजेल की सबसे महान किताब है जो 2 भागों में छपी थी। इसी किताब के बाद मानव भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली थी, यानी मानव भूगोल जो है उसे एक अलग रूप का पहचान मिला था इसी किताब के बाद। फिर दूसरा जो किताब है वो है राजनीति भूगोल। इस किताब में उन्होंने देशों की सीमाओं पर, यानी देश की सीमा वगैरह और राजनीति पर भूगोल का असर क्या पड़ता है, उन सभी चीज़ों को समझाने का काम किया। तो ये सभी जो है प्रसिद्ध बुक था जो कि रेटजेल का था। चलिए फिर आगे देखेंगे कि रेटजेल के मुख्य विचार के बारे में और इनका सिद्धांत के बारे में। तो इनका मानना था निश्चयवाद या फिर
नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे ये। यानी रेडजेल का मानना था कि इंसान का रहन सहन, खान पान, संस्कृति और यहाँ तक कि उनकी सोच भी पूरी तरीक़ा से वहाँ की जलवायु और प्रकृति से तय होती है। इसलिए इंसान जो है वो प्रकृति के सामने बहुत छोटा और मजबूर है, उसका गुलाम है, ऐसा मानना था रेडजेल का। फिर आगे हो गया लेबेंसराम या जीवित स्थान। रेडजेल ने एक बहुत ही अनोखा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश या फिर राज्य एक जीवित प्राणी की तरह होता है। जिस तरह एक जीवित को जिंदा रखने और बढ़ने के लिए भोजन और जगह की ज़रूरत होती है, उसी तरीक़ा से एक मजबूत देश को भी अपनी विकास के लिए अपनी सीमाओं को फैलाना, यानी अपनी सीमा वगैरह को बढ़ाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बाद में इसी विचार का इस्तेमाल करके हिटलर ने दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए किया था। यानी इस सिद्धांत का उपयोग जो है वो हिटलर ने दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए किया था। तो ये मानना था रेडजेल का। चलिए आगे है कि डार्विन के नियमों का प्रभाव। रेडजेल वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने डार्विन के योगतम की उत्तरजीविता के नियम को मानव समाजों पर लागू करने का काम किया। तो ये सभी जो हमारे रेडजेल के प्रमुख योगदान थे। चलिए आगे जो देखेंगे वो है दोस्तों विदाल डी ला ब्लास का योगदान के बारे में। तो ब्लास, जिनको जो है 1845 से लेकर 1918 तक माना जाता है, फ्रांस के सबसे महान भूगोलवेता थे, यानी महान ज्योग्राफर थे। इन्हें फ्रांसीसी भूगोल का पिता और संभववाद का जनक माना जाता है। क्या क्या माना जाता है? तो इन्हें जो है फ्रांसीसी भूगोल का पिता भी माना जाता है और संभववाद का जनक भी माना जाता है। रेडजेल के विचारों के विरोध में इन्होंने अपनी नई सोच दुनिया के सामने रखी। यानी उनके जस्ट विरोध कर रहे थे रेडजेल का, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक नई सोच दुनिया के सामने रखी। चलिए सबसे पहले इनके प्रसिद्ध पुस्तक देखेंगे, फिर इनके विचार, इनके सिद्धांत देखेंगे। पहला पुस्तक हो गया मानव भूगोल के सिद्धांत। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है जो उसकी मृत्यु के बाद छपी थी। यानी इनके मृत्यु के बाद इनकी किताब ये छपी थी। इसमें उन्होंने मानव और पर्यावरण के बीच के सुंदर संबंध को समझाने का प्रयास किया अपनी किताब के माध्यम से। फिर हो गया फ्रांस के भूगोल। इस किताब में उन्होंने फ्रांस की क्षेत्रीय विविधताओं को बहुत ही बारीक से वर्णन किया है। तो ये दो किताब जो है वो हमारे ब्लास के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे है कि ब्लास के मुख्य विचार और सिद्धांत के बारे में। इनका क्या विचार था, इनका क्या सिद्धांत था? तो संभववाद के जनक के रूप में माना जाता है। तो ब्लास ने रेडजेल की इस बात को पूरी तरीक़ा से खारिज कर दिया कि इंसान जो है प्रकृति का गुलाम है। ये उनका कहना था, नहीं ये गलत है, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है वो इंसान के सामने सिर्फ कुछ संभावनाएं रखती है, लेकिन उन संभावनाओं को चुनना और इस्तेमाल करना इंसान की बुद्धि और तकनीक पर निर्भर करता है। यानी जो संभववाद के जनक जो हमारे ब्लास जी थे, उनका मानना था कि इंसान जो है पूरी तरीक़ा से प्रकृति पर गुलाम नहीं है। वो अगर चाहे, यानी कुछ संभावनाएं वगैरह है, लेकिन वो चाहे तो अपनी बुद्धि और तकनीक से जो है प्रकृति को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए कि प्राकृतिक ने पहाड़ दिए, लेकिन इंसान ने पहाड़ों को काटकर सड़कें और टनल बना दिया, तो देखिए प्रकृति को बदल सकता है इंसान। तो ये मानना था हमारे ब्लास जी का। चलिए आगे है कि फेज की अवधारणा। तो ब्लास का मानना था कि भूगोल को बहुत बड़े स्तर पर पढ़ने के बजाय छोटे छोटे क्षेत्रों के आधार पर पढ़ना चाहिए, ऐसा मानना था ब्लास का। उन्होंने फ्रांस के छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों या फिर क्षेत्रों के पेस काटे, यानी छोटे छोटे अंचल या फिर क्षेत्र वगैरह को क्या कहा? तो उसे कहा पेस, ठीक है। जहाँ के लोग और प्रकृति सदियों से एक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं, तो उसे पेस की अवधारणा दिया था ब्लास जी ने। चलिए आगे हमारा है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत। हेम्बोल्ट की तरह ब्लास भी मानते थे कि पृथ्वी के सभी तत्व, जैसे कि पृथ्वी के सभी तत्व, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, इंसान हो गया, मौसम वगैरह, वो आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। यानी इन सभी का जो है एक संबंध है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये जो है हेम्बोल्ट की जैसा ही ब्लास भी मानते थे। फिर है जेनरे डी विया, यानी ये एक जो है वो जीवन पद्धति है। ब्लास ने यह बहुत ही प्रसिद्ध शब्द दिया था। ये एक शब्द दिया था ब्लास ने। इनका मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सदियों पुराना रहन सहन, संस्कृति और काम करने का तरीका वगैरह, यह जीवन पद्धति ही तय करती है कि वहाँ के लोग प्रकृति के साथ कैसा तालमेल बिठाते हैं। तो ये शब्द दिया था ब्लास ने।
चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रेडजेल प्रकृति को इंसान से ज़्यादा मजबूत मानते थे, यानी नियतिवाद मानते थे, जबकि ब्लास का मानना था कि इंसान अपनी बुद्धि से प्रकृति को बदल सकता है, तो ये मानते थे संभववाद। आज की आधुनिक भूगोल इन दोनों के बीच के तालमेल ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, कई बार आपको 15 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, इसलिए आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आपको जो भी पूछे ताकि आप लिख सकें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको हर हाल में ये अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GIS, ये क्या है, इसके घटक के बारे में, इसके अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग अच्छे से वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसे GIS बोलते हैं, एक आधुनिक कंप्यूटर तकनीक है। ये क्या है? कंप्यूटर तकनीक है। इसका उपयोग क्या होता है? तो पृथ्वी से जुड़ी जानकारी वगैरह को कंप्यूटर में इकट्ठा करने और उसे डिजिटल नक्शे यानी मैप वगैरह के रूप में दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा GIS का। आज हम मोबाइल में जो गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल करते हैं वह इसी तकनीक की देन है, यानी इसी तकनीक की देन है, इसी ने ही बनाया है। सीधे शब्दों में कहे तो GIS ने पुराने ज़माने के कागजी नक्शे को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल और हाईटेक बना देने का काम किया। तो यही हमारा GIS है। और भी अच्छे से समझेंगे। चलिए इसकी शाब्दिक अर्थ के बारे में और परिभाषा के बारे में। तो GIS इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है पूछ ले, या फिर आपको ध्यान वैसे भी रखना चाहिए। इसका नाम से ही पूरा मतलब छिपा हुआ है कि जिसे 3 शब्दों में समझा जा सकता है। पहला हो गया जियोग्राफिकल, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा हो गया सिस्टम। तो चलिए तीनों के बारे में देखते हैं, तीनों शब्द के बारे में। पहला है जियोग्राफिकल, जिसको भौगोलिक बोल सकते हैं। इसका संबंध जो है हमारी पृथ्वी, उसके स्थान, अक्षांश, देशांतर रेखाओं और जमीन से जुड़ी जानकारियों से। तो ये हो गया। दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन दोस्तों, यानी कि सूचना या फिर आंकड़े। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद जो भी चीज़ है उनकी डेटा, जैसे कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ कितनी आबादी है, तो ये सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा हमारा जो है वो है सिस्टम। इसको हम प्रणाली या फिर तंत्र समझ सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि कंप्यूटर की वह पूरा सेटअप या फिर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर वगैरह जो पूरे डेटा को संभालने का काम करती है। तो ये हमारा GIS है। चलिए इसका सरल एक परिभाषा देखेंगे कि GIS एक ऐसा कंप्यूटर आधारित आधुनिक सिस्टम है जिसका उपयोग पृथ्वी से जुड़ी जानकारियों को कंप्यूटर में इकट्ठा करने, उसे सुरक्षित रखने, उसकी जांच करने और उन्हें एक सुंदर डिजिटल नक्शे यानी मैप के रूप में दिखाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वही हमारा GIS है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अब इसके मुख्य घटक के बारे में देखेंगे। तो GIS के मुख्य घटक, GIS कोई एक अकेली मशीन नहीं है, बल्कि ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा चीज़? तो चलिए देखिए, हार्डवेयर पहला हो गया। तो यह जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन, प्रिंटर या फिर मोबाइल है जिस पर GIS का काम किया जाता है। इसमें जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक तेज कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हार्डवेयर हो गया। फिर हो गया हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर चलने वाले वे खास प्रोग्राम जो नक्शा बनाना और डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ARCGIS और QGIS, ये सबसे प्रसिद्ध GIS सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। फिर तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा जो हमारा हो गया वो है आंकड़े या फिर डेटा। यह GIS की सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है। इसे जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया स्थानिक डेटा, यानी जो बताता है कि कोई जगह पृथ्वी पर कहाँ, जो कि अक्षांश हो गया या फिर देशांतर रेखा। फिर दूसरा हो गया गैर स्थानिक डेटा, जो उस जगह की जानकारी देता है जहाँ उस जगह का नाम क्या है, वहाँ कितनी जनसंख्या है, वह या फिर वहाँ कौन सी सड़क वगैरह। तो ये 2 तरह का डाटा होता है, एक स्थानिक और दूसरा हो गया गैर स्थानिक डाटा। फिर अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग कि इसकी प्रक्रिया या फिर विधि के बारे में। तो GIS को चलाने के लिए बनाए गए नियम या फिर तरीके, यह एक तरह का प्लानिंग है कि डेटा को कंप्यूटर में कैसे डालना है और नक्शा को कैसे तैयार करना है। तो ये सभी जो है प्रक्रिया रहती है, विधि रहती है। अब है
उपयोगकर्ता या फिर मानव, ये एक्सपर्ट या फिर कंप्यूटर चलाने वाले लोग यानी कि जीआईएस स्पेशलिस्ट जो कैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नक्शा तैयार करते हैं और समस्याओं वगैरह का हल निकालने का काम करते हैं। तो ये सभी जो है प्रमुख घटक है जीआईएस का। चलिए आगे देखेंगे जीआईएस जो है हमारा दोस्तों उसके अनुप्रयोग के बारे में या फिर उपयोग के बारे में। ठीक है, दोनों एक ही चीज हो गया, एप्लीकेशन से समझ लीजिए आप। तो आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में जीआईएस का इस्तेमाल हो रहा है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला हो गया नगर नियोजन में, तो नए शहरों को कैसे बसाना है, नई सड़कें कहाँ बनेगी, पानी की पाइपलाइन कहाँ से बिछाई जाएगी और सीवर सिस्टम कैसा होगा, इन सब की सटीक प्लानिंग जो है वो जीआईएस के द्वारा ही किया जाता है, यानी नगर नियोजन का जो है प्लानिंग। फिर हो गया आपदा प्रबंधन, तो बाढ़, भूकंप, तूफान या फिर चक्रवात आने पर कौन से इलाके सबसे पहले डूबेंगे या फिर प्रभावित होंगे, इसका नक्शा भी जो है जीआईएस पहले से ही बना देता है। इससे लोगों की जान बचाना आसान हो जाता है। तो ये आपदा प्रबंधक के रूप में भी काम करता है। फिर हो गया कि पर्यावरण और वन संरक्षण, जंगलों का आकार कितना घट रहा है, कहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर प्रदूषण कहाँ से बढ़ रहा है, सैटेलाइट की मदद से जीआईएस इसका तुरंत पता लगा लेता है। तो ये भी इसका जो है एक उपयोग हो गया। आगे कृषि क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, तो किस इलाके में मिट्टी कैसी है, कहाँ कौन सा फसल अच्छी उगेगी और कहाँ सूखा पड़ने वाला है, इन सब की जानकारी जो है जीआईएस से ही मिलती है। फिर हो गया रक्षा और सेना क्षेत्र में, तो युद्ध के समय में दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाने के लिए, सीमा वगैरह यानी बॉर्डर वगैरह की सुरक्षा करने और सेना वगैरह की वाहनों के लिए सुरक्षित रास्ते खोजने में जीआईएस का सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है। ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चलिए आगे देखेंगे कि बिजली, पानी और गैस सप्लाई के लिए आपके घर तक जो बिजली के खंभे, इंटरनेट के केबल या फिर गैस की पाइपलाइन आती है, कंपनियां उनका पूरा जाल जीआईएस मैप्स के जरिए ही बिछाती है और उसे संभालने, कंट्रोल करने का काम करती है। फिर हो गया व्यापार और मार्केट, बड़ी कंपनियां जैसे कि जोमेटो, अमेजोन या फिर ओला वगैरह जीआईएस का इस्तेमाल करके यह देखती है कि किस इलाके में उसके सबसे ज़्यादा ग्राहक हैं और उसे कहाँ नया ऑफिस या फिर कहाँ नया फ्रेंचाइजी खोलना चाहिए। तो ये सभी तरीके, ये सभी प्रमुख योगदान है, प्रमुख घटक है जीआईएस के। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जीआईएस के बारे में समझने का प्रयास किए। निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जो कि जीआईएस है हमारा, आज के डिजिटल युग में भूगोल की तीसरी आंख है। यह केवल नक्शे बनाने का तकनीक नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को समझने और उसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही बड़ा आधुनिक और वैज्ञानिक जरिया के रूप में ये काम करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, कि भूगोल में हमारा जीपीएस जो है, यानी इससे पहले हम लोगों ने जीआईएस देखा, अब है जीपीएस। जीपीएस की कार्य प्रणाली एवं इसके उपयोग का वर्णन करना हमें। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसका उपयोग जो है वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, गति तथा समय वगैरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जीपीएस का उपयोग। इसका विकास जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए द्वारा किया गया था, जीपीएस का इसका विकास। ठीक है, वर्तमान समय में जीपीएस जो है वो दोस्तों भूगोल में परिवहन, कृषि, रक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहा है या फिर निभाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा जीपीएस है। चलिए आगे देखेंगे जीपीएस के अर्थ के बारे में। तो जीपीएस का पूरा रूप हमने ऊपर भी देखा, फिर से देख लेते हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हिंदी में इसे बोलते हैं वैश्विक स्थिति निर्धारक प्रणाली है। इसकी यानी यह जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे उपग्रहों, भू नियंत्रण केंद्रों तथा उपयोगकर्ता रिसीवरों के माध्यम से इसका काम किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि जीपीएस की कार्य प्रणाली के बारे में, यानी इसका कार्य प्रणाली क्या होता है। तो इसे मुख्यतः 3 भागों पर जो है आधारित है इसका काम। पहला हो गया अंतरिक्ष खंड, इसमें पृथ्वी की कक्षा में स्थित जीपीएस उपग्रह शामिल होते हैं। लगभग 24 घंटे से अधिक यानी 24 से अधिक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो
तो ये अंतरिक्ष खंड का है। फिर हो गया ये उपग्रह लगातार रेडियो संकेत प्रसारित करने का काम करते हैं। फिर दूसरा देखा जाए तो नियंत्रण खंड के रूप में दोस्तों, तो इसमें पृथ्वी पर स्थित निगरानी और नियंत्रण केंद्र शामिल होते हैं। ये केंद्र उपग्रहों की स्थिति, समय तथा कार्य क्षमता पर निगरानी रखने का काम करता है। आगे देखिए कि उपग्रहों की कक्षाओं में आवश्यक सुधार भी करने का काम करता है। फिर है दोस्तों तीसरा हमारा हो गया उपयोगकर्ता खंड। इसमें जीपीएस रिसीवर जिसमें मोबाइल फोन हो गया, वाहन नेविगेशन सिस्टम वगैरह शामिल होते हैं, जो कि हमारे फ़ोन में भी जीपीएस वगैरह होता है। रिसीवर उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को ग्रहण करके स्थान की गणना करने का काम करता है। तो ये 3 भागों में इसका जो है मापन किया जाता है। आगे देखेंगे कि जीपीएस जो है वो काम कैसे करता है दोस्तों। तो पहला हो गया कि जीपीएस जो है वो उपग्रहों पृथ्वी की ओर संकेत भेजने का काम करता है। दूसरा है कि जीपीएस रिसीवर कम से कम 4 उपग्रहों से संकेत प्राप्त करता है। तीसरा है दोस्तों कि संकेतों के आने में लगे समय के आधार पर रिसीवर उपग्रहों से अपनी दूरी तय करता है। चौथा है कि ट्रिलेटरेशन विधि द्वारा उपयोगकर्ता का अक्षांश, देशांतर तथा ऊंचाई निर्धारित की जाती है। और पांचवा हो गया कि इन प्रकार उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी जो है ये इस तरीक़ा से काम करता है जीपीएस। आगे देखेंगे कि भूगोल में जीपीएस के उपयोग के बारे में क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो पहला हो गया मानचित्रण के लिए। तो जीपीएस का उपयोग सटीक मानचित्र तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर हो गया दूसरा कि सर्वेक्षण काम के लिए दोस्तों, कि भूमि का मापन के लिए हो गया, सीमा निर्धारण के लिए तथा भू सर्वेक्षण में जीपीएस बहुत ज़्यादा अत्यंत उपयोगी है। तीसरा काम हो गया कि परिवहन और नेविगेशन में, वाहन हो गया, जहाज या फिर विमानों को सही मार्ग दिखाने के लिए जीपीएस का ही उपयोग किया जाता है। फिर चौथा है दोस्तों हमारा कि आपदा प्रबंधन में यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि वगैरह आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और राहत काम के लिए भी जीपीएस सहायक होता है। फिर पांचवा हो गया वो हमारा कृषि क्षेत्र के लिए दोस्तों, तो सटीक कृषि में फसल प्रबंधन एवं भूमि विश्लेषण के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है। फिर छठा हो गया दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में भी इसका उपयोग है, जैसे कि आप वनों, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में जीपीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। फिर हमारा सातवां है दोस्तों कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, तो जीपीएस द्वारा प्राप्त स्थानिक आंकड़ों का उपयोग जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग में भी किया जाता है। फिर आठवां उपयोग जो है वो सैन्य उपयोग के लिए भी किया जाता है जीपीएस का उपयोग। तो सेना द्वारा लक्ष्य निर्धारण, निगरानी एवं संचालन में जीपीएस का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों में भी जीपीएस का उपयोग किया जाता है। ये सभी जो है उपयोग है जो कि भूगोल के जीपीएस का है। चलिए आगे देखेंगे कि इसका लाभ के बारे में, जीपीएस के लाभ क्या हैं दोस्तों। तो पहला लाभ है कि अत्यधिक सटीक स्थिति निर्धारण करना। दूसरा हो गया कि 24 घंटे काम करने की क्षमता है इसमें। तीसरा जो है दोस्तों वो है कि विश्व के किसी भी स्थान पर उपयोग कर सकते हैं आप। अगला हो गया कि समय एवं लागत की बचत होती है। फिर आगे हो गया हमारा नेविगेशन को सरल बनाने का काम करता है। तो ये सभी जो है जीपीएस के लाभ है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। तो निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि जो हमारा जीपीएस है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक महत्वपूर्ण आधुनिक तकनीक है जो किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताने में सहायता करती है, यानी कोई भी स्थान का सटीक स्थिति बताने में ये सहायक होता है। भूगोल, परिवहन, कृषि, आपदा प्रबंधन या फिर मानचित्रण जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होता है। इसलिए जीपीएस आज के समय में अत्यंत उपयोगी और आवश्यक तकनीक बन चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपका मेजर 4 ज्योग्राफी के लिए हम सिर्फ 8 प्रश्न ही करवाए हैं। बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इतना में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा। आपको तो सिर्फ एग्जाम में 4 ही क्वेश्चन अटेंड करना है मेरे दोस्त, और 4 क्वेश्चन तो आप यहाँ से लिख के आ जाइएगा। बस आपको ये सभी चीज़ अच्छे से कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आपका मेजर सब्जेक्ट का जो है परीक्षा नहीं होता है, आपको पता होगा, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका आपका जो ज्योग्राफी मेजर है वो समझ लीजिए खत्म हो गया। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा मित्रों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।